उत्पत्ति के नियम या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम। इससे पूर्व आपने उत्पादन फलन के बारे में पढ़ा था। जब उत्पादन फलन की चर्चा की जा रही थी तो उस समय अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन के बारे में हमने पढ़ा है। तो ये एक्चुअली अल्पकालीन उत्पादन फलन है, इसी का नाम उत्पत्ति के नियम और आधुनिक नाम है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम। एक बार फिर बता देते हैं कि अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पादन के किसी एक साधन को स्थिर रखकर एक या उससे अधिक साधनों की मात्रा में धीरे धीरे परिवर्तन किया जाता है और उसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इसका अध्ययन जो है वो इसमें जो है उत्पत्ति के नियम के अंतर्गत अब हम जो है सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि इसमें जो है उत्पादन का एक साधन स्थिर और एक परिवर्तनशील, ये एक सरलतम उदाहरण हो सकता है, इसीलिए यही ले रहे हैं। उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है। विभिन्न उत्पादन के साधनों के संयोग से जब उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन की जो है प्रारंभिक अवस्था में उत्पादन के सभी साधनों का अनुकूलतम संयोग बैठने तक सीमांत उत्पत्ति में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। पर जब अनुकूलतम संयोग स्थापित हो जाता है तो उसकी सीमांत उत्पत्ति में स्थिरता देखने को मिलती है और उसके बावजूद भी यदि स्थिर साधन के साथ साथ परिवर्तनशील साधन जो है बढ़ाते रहते हैं तो सीमांत उत्पत्ति में घटने की प्रवृत्ति लागू होती है। इस प्रकार उत्पादन प्रक्रिया के दौरान अल्पकाल में उत्पादन साधनों की मात्रा में परिवर्तन करने से उत्पादन साधनों की सीमांत उत्पत्ति में तो जो कमी या वृद्धि या स्थिरता देखने को मिलती है उसे ही हम उत्पत्ति के नियम लॉज ऑफ रिटर्न कहते हैं। जब अल्पकाल में अन्य साधनों को स्थिर रखकर किसी एक उत्पादन साधन की मात्रा में घटत अथवा बढ़त करने पर या किसी एक साधन को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में घटत बढ़त करने से उत्पादन की भौतिक मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसकी व्याख्या को ही उत्पत्ति के नियम के नाम से जाना जाता है। ये कह सकते हैं कि उत्पत्ति का नियम अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन करने से उत्पादन की मात्रा में किस अनुपात में परिवर्तन होता है यह जानकारी देता है। अब उत्पत्ति के जो नियम हैं वो 3 हैं। पहला है उत्पत्ति वृद्धि नियम, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। दूसरा है उत्पत्ति समता नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। तीसरा है उत्पत्ति ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब उत्पत्ति के वृद्धि नियम को समझने का प्रयास करते हैं। जब उत्पादन कार्य की प्रारंभिक अवस्था में कुछ बड़े और अविभाज्य साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों की अपर्याप्त मात्रा का संयोग किया जाता है तो बड़े साधनों का जो सर्वोत्तम उपयोग है, ऑप्टिमल यूज़ है, वो हो नहीं पाता। अतः परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि करने से कुल उत्पादन में अनुपात से अधिक वृद्धि होती है। इसे ही उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं। दूसरे शब्दों में उत्पादन प्रक्रिया में जब उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि करने से जब तक सीमांत उत्पत्ति बढ़ती है तो हम उसे उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं। इसमें आप तालिका में भी देखेंगे और सरल शब्दों में ये कह सकते हैं जैसे किसी उत्पादन के साधन में 10% वृद्धि कर दी जाए और कुल उत्पादन में 15% यानी 10 से ज़्यादा वृद्धि हो रही है तो हम उस स्थिति में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू मानते हैं। अब है उत्पत्ति समता नियम। जब उत्पादन में उसी अनुपात में वृद्धि होती है जिस अनुपात में साधन में वृद्धि की जाती है तो उसे हम उत्पत्ति समता नियम कहते हैं। इसके अंतर्गत उत्पादन के परिवर्तनशील साधन की उत्तरोत्तर वृद्धि पर भी सीमांत उत्पत्ति समान रहती है। प्रत्येक उत्तरोत्तर से कुल उत्पादन में समान वृद्धि होती है, जैसा कि तालिका में अभी हम देखेंगे कि 5वीं और 4वीं इकाई पर देखने को मिलेगा। अब है उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पादन प्रक्रिया में जब उत्पादन साधनों के अनुकूलतम संयोग के बाद भी अगर परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो स्थिर साधनों और परिवर्तनशील साधनों का संयोग असंतुलित हो जाता है और कुल उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होती है। अतः जब उत्पादन में वृद्धि परिवर्तनशील साधन में वृद्धि के अनुपात से कम होती है तो इस प्रवृत्ति को जो है उत्पादन ह्रास नियम कहते हैं। जैसा कि अब आप ध्यान देते हैं टेबल की तरफ एक बार।
टेबल के माध्यम से, सारणी के माध्यम से ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो है उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू कब हो रहा है और ह्रास नियम। पहली इकाई में टीपीपी का मतलब है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, कुल भौतिक उत्पादन 40 है तो एमपीपी भी 40 होगा। दूसरे में 90 हो गया टीपीपी, यानी एमपीपी घटा लेंगे तो ये 50 हो गया। तीसरे में 160 यानी 70 बढ़ा है। चौथे में 240 फिर 80 बढ़ा है। उसके बाद फिर 80 बढ़ा है, फिर 70, फिर 50, फिर 40। तो जब तक एमपीपी बढ़ रहा है तो उसको हम नाम देंगे क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम। और जब एमपीपी समान हो जाता है, जैसा कि चौथी और पांचवी यूनिट में हो रहा है, तो उसका नाम है उत्पत्ति क्षमता नियम। और यहाँ अपन कह सकते हैं कि साधनों का जो संयोग है वो अनुकूलतम चल रहा है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो एमपीपी है वो निरंतर घट रहा है, यानी 70, 50, 40, इसे कहते हैं क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम। तो इस तालिका के माध्यम से ये आसानी से देखा जा सकता है कि जो उत्पत्ति के नियम है किस सीक्वेंस में लागू हो रहे हैं। अब जब हम इसकी बात करते हैं रेखा चित्र की, तो अब जो इस एमपीपी वक्र है इसको रेखा चित्र के द्वारा व्यक्त करते हैं। पहली इकाई की एमपीपी 40, फिर 50 बढ़ते हुए बाद फिर चौथी और पांचवी की 80, फिर वापस घटते हुए क्रम में। तो जब तक एमपीपी बढ़ रही है ए से लेकर डी तक, इस स्थिति को हम उत्पत्ति वृद्धि नियम से इंगित करेंगे। डी से लेकर ई तक आप देख रहे हैं कि सीमांत उत्पत्ति जो है स्थिर है, तो ये उत्पत्ति क्षमता नियम लागू है। उसके बाद में जो है उत्पत्ति घट रही है निरंतर, तो यह है उत्पत्ति ह्रास नियम, इसमें लागू हो जाता है। अब उत्पत्ति ह्रास नियम या उत्पत्ति जो वृद्धि नियम है, ये इस सीक्वेंस में लागू रहते हैं। अब उत्पत्ति ह्रास नियम या ह्रासमान प्रतिफल या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम, ये इसकी एक आधुनिक व्याख्या है। उत्पत्ति ह्रास नियम को आधुनिक नाम में जो है आधुनिक नामांकरण ये है इसका परिवर्तनशील अनुपातों के नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम की पहले परंपरागत और मार्शलियन व्याख्या पर ध्यान दे रहे हैं हम। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो आदि ने उत्पत्ति ह्रास नियम को कृषि के साथ जोड़ा तथा आर्थिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में मुख्य आधार बनाया, जैसे रिकार्डो का लागत सिद्धांत, माल्थस का सिद्धांत आदि। उनके अनुसार यदि कृषि कला में कोई सुधार न हो तो सामान्यतः कृषि में प्रयुक्त श्रम और पूंजी की मात्रा में वृद्धि से कुल उत्पादन में अनुपात से कम वृद्धि होती है। मार्शल ने अपनी इस व्याख्या में ये स्पष्ट कर दिया कि अगर कृषि कला में हेरफेर न हो तो पूंजी और श्रम की इकाइयों में उत्तरोत्तर वृद्धि से सीमांत उत्पत्ति क्रमशः गिरती जाती है। मार्शल ने अपने सिद्धांत में स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि कृषि कला में उन्नति होने से पूंजी और श्रम की एक निश्चित मात्रा से अधिक उपज प्राप्त होती है। इस प्रकार मार्शल के अनुसार एक निश्चित भूभाग पर ज्यों-ज्यों कृषि और श्रम की मात्रा में उत्तरोत्तर हम वृद्धि करते हैं, वैसे वैसे सीमांत उत्पादन क्रमशः कम होता जाता है। यह संभव है कि प्रारंभ में कुछ समय तक एक निश्चित बिंदु तक सीमांत उत्पत्ति जो है घटने की बजाय बढ़ सकती है, पर एक निश्चित सीमा के बाद श्रम और पूंजी की उत्तरोत्तर इकाइयों के प्रयोग से सीमांत उत्पत्ति घटती जाती है, जैसा कि सारणी में 1 से 5 तक इकाई के बाद सीमांत उत्पत्ति घटती है। अब मार्शल की जो व्याख्या है उसमें कुछ मान्यताएं ली गई हैं, वो इस प्रकार हैं। यह नियम सामान्यतः लागू होता है। अगर पूंजी और श्रम की प्रयुक्त पहले की इकाई अपर्याप्त है तो हो सकता है ये नियम लागू बाद में हो। कृषि कला में सुधार न होने पर यह नियम लागू होता है, और कृषि कला में सुधार हो जाए तो यह अवधि बढ़ाई जा सकती है। दीर्घ कालों में सुधार के बावजूद भी ये नियम लागू होता ही है। यह नियम स्थैतिक अवस्था से संबंधित है, यानी अर्थव्यवस्था की जो मूलभूत ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। यह नई भूमि तथा अपर्याप्त पूंजी दोनों अवस्थाओं में संभव है। कुछ समय तक आरंभिक अवस्था में ये नियम लागू नहीं हो, पर साधनों की पर्याप्तता होने पर यह नियम अवश्य लागू होगा। मार्शल ने इस नियम को गहन कृषि में भी लागू किया था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें आप पढ़ेंगे परिवर्तनशील अनुपातों के नियम।